हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है ये स्टडी है इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट इन अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी या तो इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू हीट का। और ये ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक है और ये टेम्परेचर वाला चीज़ है, कह सकते हो। सबसे पहले वॉल तो मतलब कि ये जैसे कि वॉल हो गया किसी भी चीज़ का, और इसके बाहर की चीज़ सराउंडिंग हो गई, इसके अंदर की चीज़ सिस्टम हो गया, और ये पूरा ले लोगे तो यूनिवर्स हो गया। और वॉल दो तरह का होता है, डायाथर्मिक और एडियाबेटिक। डायाथर्मिक मतलब थर्म जुड़ा है, मतलब हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, और एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ऐसा वॉल से बना होता है। देखो ओपन सिस्टम में मैटर जैसे ये हवा ट्रांसफ़र हो रहा है, और एनर्जी जैसे यहाँ छुओगे तो गर्म लगेगा, तो दोनों ट्रांसफ़र हो सकता है। क्लोज्ड में मैटर नहीं लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है, और आइसोलेटेड में ना ही तो मैटर ना ही तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, इसलिए इसका वॉल एडियाबेटिक होता है। देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा। देखो जो भी सिस्टम लो मान लो, तो इसके अंदर का जो भी मॉलिक्यूल्स होगा वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेगा, फिर वो करेगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी जनरेट होगा उसके वजह से। तो वही जो इंटरमोलिकुलर रिपल्सन, अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी होता है, और यही इंटरनल एनर्जी होता है। और ये जो है जैसे कि टेम्परेचर जैसे कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, तो मूवमेंट कम होगा तो वो और कम होगा, और वॉल्यूम पे से भी असर पड़ेगा कि कम में लोगे तो ज़्यादा, तो मतलब कि इस पे भी डिपेंड करती है ये चीज़। और अब देखो थर्मोडायनेमिक स्टेट वाले एक इंटेंसी का इन लो मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब कि डिपेंड नहीं करता है साइज ऑफ सिस्टम पे, और ये एक्सटेंसिव यानी कि डिपेंड करता है। तो देखो जैसे कि ये पी से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ नहीं चेंज होगा अगर इसमें बीच में ला के हाफ कर दोगे तो, लेकिन मतलब कि वॉल्यूम तो चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा मतलब कि ये डेंसिटी नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम बाई टू, मास बाई टू, और इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो यही चीज़ होती है जो चेंज हो जाएगी, उसके चेंज हो जाने से में तो उससे एक्सटेंसिव बोल देंगे, और जो इंडिपेंडेंट है नहीं चेंज होगी इंटेंसिव बोल। देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, तो देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब कि सेट टू बी व्हेन, यानी कि जो भी थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स है जो भी बात किए थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर वो सब चीज़ें मतलब रिएक्शन चल रही हैं और वो सब चीज़ें चेंज वगैरह हो रही हैं, तो मतलब कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। यानी जैसे कि अभी कुछ देर पहले वो सब चीज़ें चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो मतलब वो प्रोसेस हो रहा है। अरे छोड़ो फालतू, देखो अब आते हैं मेन चीज़ पे। देखो आइसो मतलब होता है सेम सेम, और थर्मल मतलब होता है एक टेम्परेचर। और देखो बारीक यानी कि बार देखो सर पे बार होता है, और हम टेंशन वगैरह लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, इस तरीके से बार से प्रेशर याद रख सकते हो, और तो जो बचा रह गया है उसे वॉल्यूम दे सकते हो। तो इस तरीके से हो जाएगा, और सब में सेम रहेगा, इसमें आइसो लगा ही है। और एडियाबेटिक मतलब कि एडियाबॉटिक वॉल है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो पहला Q2 यानी कि फाइनल भी वही होगा जो पहले था, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एडियाबेटिक में। और क्वाड्रेटिक प्रोसेस मतलब कि जो प्रोसेस जो इनफाइनाइटली स्लो हो, यानी कि बहुत धीरे धीरे चेंज हो। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब कि भाई थर्मोडायनेमिक जो स्टेट वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास कंपोजिशन एक्सेट्रा, वो सब इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल हो गए हो, कांस्टेंट मतलब कि चेंज ना हो, वो होता है। और थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब केवल टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ हो। देखो आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और एडियाबेटिक यानी कि हीट एक्सचेंज कांस्टेंट होगा, यानी हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो देखो कांस्टेंट है इसलिए इसमें डेल्टा T 0 है, और इसमें हीट कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा Q 0 है। और देखो क्योंकि इसमें थर्मली कंडक्टिंग होना चाहिए, क्यों ताकि अगर अंदर का टेम्परेचर घटे तो बाहर से मंगा सके, और बाहर अंदर का ज़्यादा हो तो बाहर भेज सके, इसलिए थर्मली कंडक्टिंग होना चाहिए। और ये इंसुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि हीट एक्सचेंज वैसे ही नहीं करना है, और इसलिए ये जो है ये
चेंजेस सडन होते हैं, यानी बहुत तेज़ होते हैं, और ये इनफाइनाइटली स्लो हो, मतलब इनफाइनाइटली नहीं, मतलब स्लो होते हैं। और इसका इंटरनल एनर्जी रिमेन्स स्लो हो, मतलब कि रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि देखो कांस्टेंट क्यों, मत कांस्टेंट या जीरो कह सकते हो, क्योंकि अगर इनिशियल भी वही था, V1 V2 भी वही था, तो V2 माइनस में V1 इज इक्वल टू जीरो, तो इस तरीके से। और इसका उसका उल्टा कर दो, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं होगा। जिसलिए ये कांस्टेंट था उसलिए ये कांस्टेंट नहीं होगा, इन्वर्स कर दो। और स्पेसिफिक हीट मतलब होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की, चेंज करने में कितना हीट लगा है, उस स्पेसिफिक हीट जो कि इनफाइनाइट होता है। क्योंकि कितना भी हीट देते जाओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज होगा ही नहीं, इसलिए इनफाइनाइट हीट दे दो तब भी नहीं होगा, इसलिए जो है इनफाइनाइट होगा स्पेसिफिक हीट। और इसमें जो है स्पेसिफिक हीट बिकम जीरो। और देखो इसका हीट स्पेसिफिक हीट जीरो होगा, क्यों? क्योंकि वॉल एडियाबेटिक है, तो कितना भी मतलब कि अगर हीट दोगे तो वो लेगा ही नहीं, इनफाइनाइट की तो बात ही, हीट दोगे तो लेगा ही नहीं, तो इसलिए जीरो। और इसमें पीवी कांस्टेंट होगा, और इसमें पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट होगा। अब देखो आइसोकोरिक और बारीक में केवल 2 पॉइंट है। देखो कोरिक है, इसलिए कोर यानी कि प्रेशर सेम होगा, यानी कि इसलिए ये जीरो होगा। और इसमें बारीक है, मतलब इसमें कि प्रेशर जीरो होगा और इसमें वो जीरो होगा। यार छोड़ो, याद नहीं आ रहा है। और इसमें वर्क डन बाय द गैस जीरो होगा, क्यों? क्योंकि आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसमें। तो देखो जो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसमें जैसे कि ये इसमें ये नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए कोई वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं, इसलिए वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, इसलिए ये जीरो होगा। देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, देखो साइक्लिक में ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और फिर आया, तो इंटरनल एनर्जी वापस से जीरो हो गया, उसी में आ गया। तो लेकिन इसमें ऐसे गया ऐसे आया, मतलब ऐसे गया ऐसे आया, क्या आया मतलब कि हाँ। लेकिन इसमें रिवर्सिबल में क्या होता है कि अगर ऐसे गया तो वापस ऐसे होगा। जैसे ए से बी में गया और बी से सी में गया, तो पहले सी से बी में जाएगा, फिर बी से ए में जाएगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा। और ये मुझे भी सही समझ नहीं आया। और जीरोथ लॉ मतलब अगर ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी पे इक्विलिब्रियम में है, तो ए इज इक्वल टू बी, मतलब इससे ट्रांसफ़र होके वापस इसमें आ जाएगा। तो ये एडियाबेटिक वजह से नहीं भी ट्रांसफ़र होगा, फिर भी इसलिए इक्वल हो जाएगा। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ही बताता है कि एनर्जी कंजर्व हो जाती है। जैसे कि डी थीटा यानी कि अरे डी क्यू यानी हीट के फॉर्म में देते हैं, तो वो दो चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। एक इसका इंटरनल एनर्जी यानी कि डी, देखो यू से एनर्जी को डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वी से करेंगे, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आएगी। और ये पिस्टन को ऊपर मूव यानी कि वर्क डन करने के काम आएगी, इसलिए डी क्यू इज इक्वल टू डी वी प्लस में डी डब्ल्यू हो जाएगा। और अब आइसोथर्मल है, तो मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब कि ये एनर्जी कांस्टेंट होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हो गया। और एडियाबेटिक है, मतलब कि एडियाबेटिक वॉल है, तो ये हीट लेगा ही नहीं, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा। और आइसोकोरिक है, मतलब कि कोरिक मतलब प्रेस वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कि ये पिस्टन मूव करेगा ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं होता तो मूव करता है, लेकिन कांस्टेंट इसलिए मूव करेगा ही नहीं, इसलिए कोई वर्क डन होगा ही नहीं, इसलिए वर्क डन जीरो हो जाएगा, इसलिए डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा। और साइक्लिक मतलब कि इसमें साइक्लिक मतलब जैसे साइक्लिंग में इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, यानी कि एनर्जी जीरो होती है, यानी कि टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसलिए ये डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा। और इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि ये दोनों लगभग मतलब लॉ फार्मूला सेम है। और देखो ये मतलब एक बेहतरीन आइडिया आया कि इस तरीके से, जैसे कि कोई चीज़ क्यों
और मतलब एक ही सेंटेंस में हज़ार क्यों, या तो क्योंकि इसलिए है, इसलिए ये है, इसलिए ये है, इसलिए ये है, ऐसे मतलब एक ही सेंटेंस में ढेर सारे इसलिए को बना के सेंटेंस भी छोटा लगेगा और कम्युनिकेशन स्किल भी इस तरीके से बेहतरीन होगी। मतलब ऐसे यूज करने लायक है। अभी वो छोड़ो फालतू का चीज़, देखो अगर हीट सिस्टम बैक यार फालतू का हीट सिस्टम, अगर हीट सिस्टम टू डी सराउंडिंग यानी कि अगर सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया है तो हीट पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर सिस्टम ने सराउंडिंग पे सिस्टम टू सराउंडिंग किया है तो निगेटिव होगा कुछ। और ये मुझे भी सही से नहीं समझ में आ रहा है, बाद में देख लेना। और सेकेंड लॉ वही है फर्स्ट का इन्वर्सली, यानी कि कोई भी 100% नहीं हो सकता कुछ भी, यानी कि ऐसा कोई भी हीट इंजन क्रिएट नहीं हो सकता जो 100% ऑफ हीट एनर्जी को मतलब उसमें कन्वर्ट कर दे। और ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर किए नहीं हो सकता जो बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किए जो है वो कर दे जो भी करना होता है। और ये लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। और वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सटेंशन का वो डेरिवेशन अभी के लिए छोड़े और एडियाबेटिक एक्सपेंशन का भी अभी के लिए छोड़ रहे हैं। देखो जैसे कि ये वाली चीज़ हीट इंजन के बराबर है और ये वाली चीज़ रेफ्रिजरेटर की। देखो जैसे कि यहाँ से जाएगा तो ये नेचुरल टेंडेंसी हायर से लोअर में जाता है, तो यहाँ एक पंखा लगा दो, ये घूमेगा यानी वर्क डन होगा तो हमें एनर्जी मिलेगी। और इस वाले में ये देखो अब यहाँ पे हायर है और यहाँ पे लोअर है, तो अब लोअर टू हायर यानी कि नेचुरल टेंडेंसी के क्योंकि अगेंस्ट वर्क करा रहे हो तो तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए तभी अगेंस्ट हो पाएगा। जैसे मोटर पंप या किसी के भी फॉर्म में इलेक्ट्रिक किसी के भी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वही चीज़ होता है इसमें भी। जब जैसे कि रूम के बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है और अंदर का गर्म होता है तो नहीं है, मतलब कि गर्म ठंडा जो भी होता होगा तो इसमें इसको इधर से इधर वो करना पड़ता है, तो नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट होता है, इसलिए इसमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है जो कि एसी या रेफ्रिजरेटर करता है। और इसमें हीट इंजन में ये इंटरनल से एक्सटर्नल में जब जाता है, जैसे कि यहाँ पे वर्क डन किया था, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है तो यहाँ पे वर्क डन कर देता है, जिसके वजह से मैकेनिकल वर्क होता है और गाड़ी का पहिया घूमने लगता है। और जो अभी के लिए इतना काफ़ी है। और जो देखो अभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए तो वही है, बस यहाँ पे सोर्स लिख दिया गया है और यहाँ पे सिंक और बीच में वर्क की सब्सटेंस हायर से लोअर में ऑटोमेटिकली जाता है तो बीच में कुछ वर्क डन कर देगा। और जो एक्स्ट्रा चीज़ इसमें है कि बस यही कि जैसे कि पूरा 100% कुछ भी नहीं होता, जैसे मान लो यहाँ 60% वर्क डन हुआ, 60% गाड़ी का पहिया घूमा तो 40% जो है सिंक यानी कि 40% एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि गाड़ी में धुआं के फॉर्म में पेट्रोल निकल जाता है तो वो सिंक से, तो वो मतलब कि ये जो निकल जाता है ऐसे सिंक से, ये बस एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। और जो है और इसमें DQ बोल दो या तो फिर DW बोल दो, देखो ये सब फालतू का है, बस यही है। देखो जैसे कि कितना वर्क डन हुआ तो सिंपल सा है, ये Q1 बड़ा है तो Q1 में से Q2 को माइनस कर दो तो आ जाएगा वर्क डन कितना हुआ या DQ, सिंपल। अब देखो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है। देखो जैसे बल्ब में इनपुट 10 जूल का दिए तो आउटपुट 4 जूल का दिया तो आउटपुट बाई में इनपुट एफिशिएंसी होता है। जैसे आउटपुट 4 जूल लिया और इनपुट 10 जूल दिए थे तो 0.4 यानी 40% एफिशिएंसी है, और 1 का मतलब 100% एफिशिएंसी, 0.5 का मतलब 50% एफिशिएंसी। अब देखो इसी को ये आउटपुट बाई इनपुट कर दो। देखो जैसे कि अब इसको हीट इंजन के फॉर्म में बस यूज कर दो। देखो आउटपुट में क्या मिलता है, हमें वर्क डन मिलता है, गाड़ी का पहिया घूमता है वर्क डन, और इनपुट में हम क्या सप्लाई किए रहते हैं, हीट सप्लाई किए रहते हैं Q, और वर्क डन क्या होता है Q1 माइनस में Q2, तो वर्क डन यहाँ पे लिख दो Q1 माइनस में Q2, और जो हम इंटरनल एनर्जी सप्लाई किए थे तो Q1, तो इस तरीके से 1/Q2 अपॉन में Q1 LCM लोगे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीटा की पता जो भी है 1 - Q2 अपॉन में Q1। अब देखो टाइप्स ऑफ हीट इंजन दो होता है, एक ICE एक
IC मतलब इंटरनल कंबसन जिसमें होता है, यानी कि सिस्टम के अंडर कंबसन होता है, जैसे कार, बाइक ये सब के अंडर होता है। और एक्सटर्नल मतलब कि बाहर, जैसे कोयला जला के लोग आग तापते हैं तो इसमें बाहर से कंडक्शन होता मतलब कि होता है, तो इसमें इसलिए जो है इसमें ज़्यादातर हीट बर्बाद होती है, क्योंकि ये नेचर के मतलब कि बर्बाद होती है, इसीलिए इसका उतना एफिशिएंसी नहीं है। थ्योरेटिकल एफिशिएंसी 32 है, लेकिन प्रैक्टिकल 12 से 16 है। और वहीं पे पेट्रोल इंजन का 26 प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल जो है 52 है। और डीजल का 40 है प्रैक्टिकल एफिशिएंसी। इसीलिए जो है डीजल को ट्रक वगैरह में यूज किया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। और इससे बाइक में यूज़ क्योंकि कम अच्छे से काम कर सकता है। देखो रेफ्रिजरेटर का भी कोई बताना तो है नहीं, वही है कि अगर मान लो इधर से मतलब कि जा रहे हो, जैसे कि इधर हाई है इधर लो है, पता नहीं इधर हाई है तो इधर लो है, तो अगेंस्ट नेचुरल टेंडेंसी लो टू हाई कर रहे हैं, तो बीच में मोटर या किसी चीज़ के फॉर्म में वर्क करवाना पड़ेगा, तो जो है तुम्हारे कमरे से ये गर्मी की जो भी ठंडी निकालनी होती है बाहर निकालेगा। और ये एसी रेफ्रिजरेटर सब में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही है, मतलब ये नहीं है, मतलब कि ये है कि 100% नहीं, कि बिना वर्क किए आप नहीं भेज सकते। और हीट इंजन में 100% नहीं हो। देखो 2/3 पार्ट हो गया 15 मिनट में। अब कार्नोट साइकिल सबसे मेन पार्ट बताए, अगले वीडियो में कर देंगे उसे।